श्वेता की नई नई शादी हुई थी। वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मामा मामी के दबाव के कारण उसे शादी करनी पड़ी, क्योंकि वह अपने मामा मामी के घर में रहती थी। उसके माँ बाप की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जिस कारण मामा मामी ने ही उसका पालन पोषण किया था। वैसे तो श्वेता पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन फिर भी मजबूरन उसे शादी करनी पड़ी। जब वह ससुराल आई तो बहुत अरमान मन में लिए थी, लेकिन सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो एक अपाहिज था, जिस कारण सास ननद देवर भी उसे कुछ नहीं समझते थे। वह बस उसे अपने बेटे की नौकरानी समझकर लाए थे। सूरज सिर पर निकल आया, लेकिन इस महारानी की नींद नहीं उतरी। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ शादी को, और अभी से सब पर रौब जताना चाहती है। सब मेहमान चाय का इंतजार कर रहे हैं। रेशमा जी दंदनाते हुए बहू के कमरे में गई तो देखा श्वेता वहाँ थी ही नहीं। यह देखकर रेशमा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ ही डर के मारे उनके हाथ पैर फूलने लगे। क्या हुआ माँ? आप तो भाभी को बुलाने गई थी, पर आप तो खुद ही भीगी बिल्ली की तरह कांप रही हैं। रेशमा जी कुछ बोलती इससे पहले ही दरवाजे पर श्वेता को पुलिस के साथ देखकर उनके साथ साथ सब मेहमानों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूजा श्वेता को एक कोने में ले जाकर बाल पकड़कर बोली, यह क्या नाटक लगा रखा है भाभी? 4 दिन में ही रंग दिखाने लगी। आज श्वेता ने पूजा का हाथ पकड़ा और खींचकर 2 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए, जिससे वह जमीन की धूल चाट गई। तो घर में मौजूद सभी मेहमानों का मुंह बहू का ऐसा रूप देखकर आश्चर्य से फटा रह गया। रेशमा जी दंदनाते हुए आई और बोली, कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी पर हाथ उठाए? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरी बेटी को हाथ भी लगा सके। गरीब और भिखारी खानदान की, जिसके बाप का आज तक कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं इसकी माँ। रेशमा जी आगे कुछ कह पाती कि खींचकर एक तमाचा रेशमा जी के गाल पर भी पड़ा। खबरदार सासू माँ, अगर मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आप लोगों की जबान खींच लूँगी। रेशमा जी एक थप्पड़ से ही अपना गाल सहलाने लगी। तो श्वेता बोली, अब पता चला सासू माँ कि दर्द क्या होता है। आपको क्या लगता था कि मैं गरीब खानदान की हूँ, तो आप लोग जैसा करोगे मेरे साथ मैं सब सहती रहूँगी। और किसने कहा कि मैं गरीब हूँ? अगर मेरी सच्चाई तुम लोगों को पता चली तो तुम्हारे पैरों तले जमीन सरक जाएगी। रेशमा जी और पूजा के साथ साथ सभी लोग हैरानी से श्वेता को देखने लगे। इतना कहकर श्वेता चुप हो गई तो रेशमा जी मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए बोली, देखा मैडम जी, हमारी बहू हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है। आप इसे तुरंत पकड़ लीजिए। तभी एक महिला कांस्टेबल बोली, आप होश में तो हैं मैडम जी? बोलने से पहले सोच लो कि किसके बारे में बात कर रही हो। हम इन्हें नहीं पकड़ सकते। इतना कहकर सभी ने एक साथ श्वेता को सैल्यूट किया तो सभी की आंखों के सामने जैसा अंधेरा छा गया। अरे अरे सासू माँ, जरा संभालो खुद को। चलिए आपको अभी एक और झटका देती हूँ, पर अभी उसका थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपने जो मुझ पर इतना अत्याचार किया है उसका हिसाब चुकाना तो बनता है। क्यों ननद जी, भूल गई कैसे तुम लोगों ने मुझे कहते हुए श्वेता पुराने दिनों को याद करने लगी। श्वेता एक गरीब परिवार की थी। पिता शराबी थे जो माँ के साथ बहुत मारपीट करते थे। श्वेता उस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन एक दिन पिता हमेशा के लिए माँ बेटी को छोड़कर भाग गया तो माँ भी कुछ दिनों में चल बसी। श्वेता के मामा मामी ने गरीब देखकर उसको पढ़ाया लिखाया। श्वेता भी दिन में खुद पढ़ती, रात को मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर खुद मामा मामी की मदद करती। शुरू से ही पढ़ने की शौकीन थी। न चाहते हुए भी मामा मामी की बात मानकर श्वेता को शादी करनी पड़ी। लेकिन जब ससुराल में कदम रखा तो यहाँ तो सब जैसे उसका इंतजार कर रहे थे।
सासू माँ ने रसम में छोटी सी गलती होने पर ही सबके सामने खींचकर तमाचा मार दिया। बेचारी सब मेहमानों के बीच अपमानित होकर चुपचाप अपने आंसू पी गई। छोटी सी गलती के लिए सास और ननद सब मेहमानों के सामने उस पर हाथ उठा देते और वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती। अगर कुछ बोलती तो सब उसके घरवाले को ही हजार ताने सुनाते। एक दिन श्वेता बोली, आप लोग क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं मुझ पर? मैं आप लोगों का हर कहना मानती हूँ, जो कहते हैं वही करती हूँ, फिर क्यों? पूजा बोली, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। पता नहीं उस दिन श्वेता को क्या हुआ कि सबके सामने ही पूजा को एक तमाचा जड़ दिया, जिससे श्वेता की सास रेशमा जी, ननद पूजा गुस्से से तिलमिला उठती हैं। रेशमा जी बोली, कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी पर हाथ उठाती है? और ले जाकर श्वेता को उसके कमरे में बंद कर दिया। बेचारी सुबह से काम में लगी, अब भूख के मारे जान निकली जा रही थी, पर उसकी यहाँ किसी को क्या पड़ी थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आज तो बड़ी खुश होगी माँ, आप ऐसे घर की बेटी को बहू बनाकर लाने पर। पूजा ने रेशमा जी से कहा। रेशमा जी बोली, ऐसे ही मेरे सीने में आग लगी हुई है, तू इसे और हवा मत दे। अब तेरे अपाहिज भैया को कहाँ से कोई करोड़पति लड़की मिलती? यह तो अनाथ गरीब है, इसलिए तेरे भैया की किस्मत में आ गई, वरना मैंने तो तेरे भैया की शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पूजा बोली, ना होती भैया की शादी तो कौन सा तूफान आ जाता। वैसे भी कौन सा हम भैया की शादी करवा कर माला माल हो गए हैं, ऊपर से खाने के लिए एक और मुंह बढ़ गया। रेशमा जी बोली, उफ, कभी कभी तो मुझे शक होता है तू मेरी बेटी है भी या नहीं। बेवकूफ़, तेरे भैया अपाहिज है, ऐसे में उसकी सेवा के लिए हमेशा हमें ही लगे रहना पड़ता था, पर अब जब उसकी शादी हो गई है तो अब उसकी पत्नी ही यह सब करेगी। हमें तो वरुण के लिए एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई और हमारे घर के लिए मुफ्त की नौकरानी भी। और तू क्या भूल गई अपने पापा की वसीयत? पूजा बोली, अरे वाह, क्या दिमाग पाया है आपने, मैंने तो यह सोचा ही नहीं था। अब तो मैं भी अपने ससुराल के काम इसी से करवाऊंगी। रेशमा जी बोली, करवा लेना, पर यहाँ के काम होने के बाद जब वह आराम करने का सोचेगी तू अपने काम उसे दे देना। यह बोलकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। यह सुनकर तो श्वेता के होश ही उड़ गए। इतना बड़ा झूठ, पर अब वह अकेली करती भी क्या। अगले दिन श्वेता सुबह सबके जगने से पहले ही उठकर नहा धोकर रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। इतने में उसे वरुण आवाज़ देने लगता है। उसे बाथरूम जाना था, जिसके लिए उसे मदद चाहिए थी। श्वेता जैसे ही उसकी मदद के लिए आती है, वरुण एक चाटा उसके गाल पर लगा कर कहता है, कहाँ गई थी तुम? तुम्हें यहाँ मेरी सेवा के लिए लाया गया है, ना कि अपाहिज पति को छोड़कर रंगरलिया मनाने के लिए। श्वेता रोते रोते बोली, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सबके लिए नाश्ता बना रही थी वरुण। नाश्ता मैं सब समझता हूँ तुम्हारे बहाने। चलो अब बाथरूम में, पहले मुझे नहला और फिर मेरा नाश्ता मुझे खिलाओ। तुम मेरी नौकरानी हो, समझी? नौकरानी, यह शब्द सुनकर श्वेता के आंसू बहने लगे। बचपन में ही माता पिता को खो दिया था। मामा मामी ने पाल पोस कर बड़ा किया तो किया, पर मामी के लिए भी मैं एक नौकरानी ही थी। और आज सोचा था पति अपाहिज है तो क्या हुआ, प्यार इतना दूंगी कि वह शायद एक दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। पर यहाँ भी मैं बस एक नौकरानी ही हूँ। खैर, सुख तो मेरे नसीब में है ही नहीं, फिर उसकी उम्मीद ही क्यों करना। जब तक जिंदा हूँ बस जी लेती हूँ। श्वेता वरुण को नहलाते वक्त यही सोच रही थी। वरुण को नहलाने के बाद श्वेता वापस रसोई घर में जाती है वरुण का नाश्ता लाने के लिए, जहाँ पूजा पहले से ही उसे खड़ी मिलती है। पूजा बोली, तो भाभी मिल गया आपको रसोई में आने का समय? नाश्ता बना तो दिया, पर परोसे कौन? श्वेता बोली,
दीदी आप खुद से अपना और माँ जी का परोस लेंगी क्या? वहाँ यह गुस्सा कर रहे हैं, मुझे उनके लिए नाश्ता ले जाना है। पूजा बोली, अरे हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, आप एक काम करो, एक थाली ले आओ, मैं भैया के लिए भी पनीर की सब्जी परोस देती हूँ, फिर आप ले जाना उनका नाश्ता। श्वेता खुशी खुशी एक थाली में एक कटोरी रखकर पूजा के पास ले जाती है। पूजा गरम पनीर की सब्जी को कटोरी में डालने की जगह श्वेता की हथेली में डाल देती है, जिससे श्वेता दर्द से तिलमिला उठती है और उसकी चीख निकल जाती है। यह आपने क्या किया? श्वेता ने कराहते और रोते हुए कहा। पूजा बोली, आपको क्या लगा भाभी, आपको इस घर में सिर्फ भैया के लिए लाया गया है? आपको भैया के साथ साथ हमारी भी सेवा करनी पड़ेगी, वरना एक दिन ऐसा दर्द मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकती। फिर पूजा वहाँ से चली जाती है और इधर वरुण श्वेता को आवाज़ देने लगता है। श्वेता जैसे तैसे वरुण का नाश्ता लेकर उसके पास जा पहुँचती है। उसके बाद रेशमा जी का नाश्ता लेकर गई तो रेशमा जी बोली, क्यों री, इतनी देर क्यों हो गई? श्वेता ने सोचा शायद उसके जलने की बात सुनकर सास को उससे सहानुभूति होगी। इसी के लिए श्वेता ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मेरा हाथ जल गया इसलिए देर हो गई। रेशमा जी ने एकदम से उसके जलने की चोट पर अपने नाखून गड़ाकर कहा, मुझे तेरे दर्द से कोई मतलब नहीं है, बस एक बात याद रखना कि मेरे कोई भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए, वरना जख्मों को कुरूदने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। श्वेता तो हैरान थी कि वह कहाँ इन हैवान के बीच आ गई। माना उसकी शादी के पहली वाली ज़िंदगी भी आरामदायक नहीं थी, पर यहाँ तो उसे हैवान के साथ रहना था। खैर वह बात बीत गई और श्वेता अपने दुखों से समझौता करने लगी। अगले दिन श्वेता नींद से उठकर देखती है तो वरुण सो रहा है, तो वह उसे जगा कर नहला देगी, फिर रसोई में जाएगी, ऐसा सोचती है, क्योंकि पिछली बार वरुण इस बात से नाराज़ हो गए थे। श्वेता वरुण को जगाना शुरू करती है। वरुण देखता है श्वेता उसे उठा रही है, बस फिर क्या था, वरुण आग बबूला हो जाता है और श्वेता को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? अब मैं सही से सो तो ना सका, इसका इंतज़ाम मैं करूँगा। यह कहकर वरुण अपनी माँ को पुकारने लगता है। इससे पहले श्वेता कुछ समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, रेशमा जी कमरे में आ जाती हैं। रेशमा जी को वरुण कहता है, माँ यह किसे मेरे गले बांध दिया आपने? आज इसने मेरी नींद खराब की है तो इसकी भी नींद हराम हो जाए। ऐसा कुछ कीजिए तभी मुझे चैन मिलेगा। रेशमा जी बोली, क्या इसकी इतनी मजाल? रुक बेटा, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। उसको ले जाकर बहुत पीटती है। श्वेता का काफ़ी बुरा हाल था। वह लड़खड़ाते हुए छत पर चली जाती है, जहाँ वह भी जी भरकर रोना चाहती है, पर छत पर पहुंचकर उसका वहां से कूदकर अपनी जान देने का मन हो जाता है। वह जैसे ही कूदने के लिए तैयार होती है, उसका कोई हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। जब वह पीछे मुड़ती है तो देखती है उसका देवर सौरभ उसका हाथ पकड़े खड़ा था। सौरभ बोला, यह क्या कर रही हो भाभी? नई नवेली दुल्हन का ऐसा करना शोभा देता है क्या? आप जाइए मेरे साथ। तन मन से आहत श्वेता सौरभ से सहानुभूति में पिघल गई। सौरभ बोला, भाभी आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। पता है घर में भैया की इतनी क्यों चलती है? क्योंकि पापा अपनी सारी जायदाद भैया के नाम कर गए हैं। भैया अपाहिज हैं, उनका भरण पोषण किसी पर बोझ ना बने इसलिए, और तब से हम सब भैया की नौकरी कर रहे हैं। श्वेता बोली, वह सब तो ठीक है, पर आपके भैया तो बिल्कुल ही निर्दयी हैं। मैंने हमेशा उनकी सेवा पूरे मन से करने की कोशिश की, पर वह मुझे इंसान ही नहीं समझते हैं। सौरभ बोला, जानता हूँ भाभी, बाप की दौलत का बड़ा घमंड है उसे, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं हूँ ना। श्वेता बोली, शुक्रिया देवर जी, कम से कम कोई तो इंसान इन हैवानों के बीच में है, कोई तो है जो मेरी तकलीफ़ समझ सकता है।
सौरभ बोला, हाँ भाभी, अब देखिए भैया ठहरे अपाहिज, वह आपकी ज़रूरत कहाँ पूरी कर सकते हैं। हम दोनों ही जवान हैं और एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल भी रख सकते हैं। बस आप मेरी ओर ध्यान दीजिए, भैया तो वैसे भी पड़े ही रहते हैं। यह कहकर सौरभ श्वेता के एकदम करीब आ जाता है। श्वेता सौरभ को दूर झटक देती है और कहती है, देवर जी, मैंने सोचा था कि चलो आप इन लोगों से अलग हैं, पर आप तो सबसे घटिया निकले। भाभी माँ के समान होती है और आप उसी रिश्ते को खोखला करने चले आए। आपने यह सोचा भी कैसे कि मैं आपके साथ? मानती हूँ मैं लाचार और मजबूर हूँ, पर इतनी गिरी भी नहीं हूँ। सौरभ बोला, हो गया आपका डौला खत्म, और हो तो वह भी बोल दीजिए। भाभी प्यार से समझा रहा था आपको। यह तो आपको भी पता है आपकी क्या हैसियत है इस घर में। अगर मैं आपके साथ ज़बरदस्ती भी करूं तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा मैं तो सारा इल्ज़ाम आप पर ही डाल दूंगा कि आपने ही मुझे बहलाया है। इससे बेहतर होगा आप खुद ही मान लीजिए। कुछ दिनों का वक्त देता हूँ आपको, सोच लीजिए, वरना फिर कहीं कि नहीं रहेंगी आप। यह कहकर सौरभ वहाँ से चला गया। पर अब श्वेता में काफ़ी बदलाव आने वाला था। अब वह मरना नहीं चाहती थी, उसे अब सबसे हिसाब लेना था। बहुत हो गया घुट घुट कर जीना। अब उसकी इज्जत पर आ चुकी थी। अपने पर हुए अत्याचार को एक बार के लिए भूल भी जाती, पर अपनी इज्जत को किसी की थाली परोस तो नहीं सकती थी। और इन सबसे बदला वह अपनी बुद्धि के बल पर लेना चाहती थी। उसे ऐसा कुछ करना था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक रोज़ वह सबको खाना खिलाकर खुद खाने बैठी। सुबह से इतने काम के बाद सुकून से 2 रोटी भी नसीब नहीं होती थी बेचारी को, इसलिए जोर की भूख के साथ वह खाने बैठी। उसने एक निवाला लिया ही था कि उसके खाने की थाली में पूजा ने पानी डाल दिया। श्वेता तो हैरान थी कि ऐसा किसने किया। सामने देखा तो पूजा अपने हाथों में गिलास में पानी लिए खड़ी थी। फिर वह एक मुस्कान के साथ श्वेता से बोली, खाओ ना भाभी, मैं वहाँ कब से चाय के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ और खुद महारानी की तरह खाना खा रही हैं। आपका अब हर एक दिन इतना ज़्यादा मुश्किल बना दूंगी कि आपका रहना हराम कर दूंगी। श्वेता कुछ नहीं बोली। वह इतने गुस्से में थी कि अपनी रोटियों को पानी से निकाल कर खाने लगी। पूजा को देखते हुए चबाने लगती है। पूजा यह देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही श्वेता पानी वाली रोटियाँ अपने आंसुओं में भिगोकर खाने लगती है। एक दिन श्वेता रसोई में व्यस्त थी, तभी पूजा उसे 2 कप चाय रेशमा जी के कमरे में पहुंचाने को कहकर खुद रेशमा जी के कमरे में चली जाती है। श्वेता जब उन्हें चाय देने रेशमा जी के कमरे में जाती है तो वह माँ बेटी के बीच हो रही बातों को सुन लेती है। जहाँ पूजा कह रही होती है, माँ कब तक ऐसे ही भैया की नौकरी करते रहेंगे, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। रेशमा जी बोली, बेटा अब तेरे पापा भी अजीब वसीयत बना कर गए हैं। सारी प्रॉपर्टी तेरे भैया के नाम कर गए हैं और अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी के नाम शादी ना हुई तो अनाथ आश्रम के नाम। तभी तो इसकी शादी करवानी पड़ी, क्योंकि इसकी बीमारी इसे कुछ दिन और जिंदा रखेगी। इसके बाद कम से कम इस कमीनी के नाम तो रहेगा सारी प्रॉपर्टी, और जैसा इसे हमने बनाकर रखा है इससे हम ज़बरदस्ती हासिल कर लेंगे अपनी सारी प्रॉपर्टी को। बस अब इन वरुण के जाने की देर है। पहले ही इस अपाहिज ने मेरे कोख से जन्म लेकर मुझे बदनाम कर दिया है और अब जल्दी दुनिया से ना जाकर मेरी छाती पर मूंग दल रहा है। लोग तो अपनी बीमारी के बारे में जानकर डर से ही मर जाते हैं, पर यह तो अलग ही मिट्टी का बना हुआ है, सब कुछ जानते हुए भी जिए जा रहा है। श्वेता के तो होश ही उड़ जाते हैं यह बात सुनकर। वरुण कैसा भी हो, पर उसकी बीमारी का सुन श्वेता दुखी हो जाती है और वह तुरंत पहुंच जाती है वरुण के कमरे में, जहां वरुण बैठे बैठे सो रहा होता है। श्वेता अचानक से उसे गले लगाकर रोने लगती है। वरुण, यह क्या कर रही हो तुम, दूर हटो मुझसे। श्वेता बोली, आप अपने अंदर इतना कुछ लिए बैठे हैं और बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।
श्वेता के इस बात पर वरुण अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। श्वेता बोली, आप क्यों रो रहे हैं? और आपका यह चेहरा भी मुझे देखने को मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। वरुण बोला, श्वेता, सिवाय पापा के मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना मेरी माँ की सोची समझी साजिश थी, पर मैं लाचार था, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता रहा ताकि तुम तंग आकर खुद ही मुझे छोड़कर चली जाओ और मेरी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को मिल जाए। पर ना जाने तुम भी किस मिट्टी की बनी हो जो इतने अत्याचार सहने के बाद भी यहाँ हो। श्वेता बोली, वह इसलिए क्योंकि मेरे पास भी इस घर के अलावा कोई जगह नहीं है सिवाय मरने के। वरुण बोला, कितना मेल है ना हम दोनों में, दोनों को ही जीने की चाहत नहीं है। श्वेता बोली, पहले चाहत नहीं थी पर अब है, और अब मैं आपका इलाज करवाऊंगी और आपके साथ ही खुशहाल जीवन बिताऊंगी। बस मुझे कुछ चालें चलनी होंगी और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। होगा तो कहिए, देंगे आप मेरा साथ? वरुण ने आंखों में आंसू थे, चाह कर भी वह अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कह पा रहा था, पर उसने इशारे में अपनी हामी भर दी। फिर एक दिन श्वेता बोली, माँ जी, मैं इन्हें एक बाबा के पास इलाज के लिए ले जाना चाहती हूँ। जानती हूँ इनका ठीक होना असंभव है, पर यह बाबा बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, हो सकता है उनका इलाज इन पर कुछ असर कर जाए। रेशमा जी को कहाँ मतलब था वरुण से, तो उन्होंने मन ही मन सोचा, जहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया है कि वरुण का कुछ नहीं हो सकता, वहाँ यह बाबा क्या ही कमाल कर देगा। वैसे भी यह मर भी जाए तो किसे परवाह। फिर श्वेता वरुण को लेकर चली जाती है। 2 दिन के बाद श्वेता विधवा के भेष में घर लौटती है और सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। रेशमा जी बोली, यह क्या हुआ? वरुण कहाँ है? कहीं तूने ही तो उसे नहीं मार दिया ना? हमारे सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को कहाँ छुपा रखा है, बता। श्वेता बोली, नहीं माँ जी, वह तो पहले ही हालात के मारे थे, उन्हें मैं कैसे मार सकती हूँ। रेशमा जी बोली, सच सच बता, तेरा क्या इरादा है? यह कहकर वह श्वेता को मारने लग जाती है, जहाँ पूजा भी आकर उसके हाथ बांध देती है और फिर उसका देवर सौरभ आकर अपना काम निकालने की ताक में रहता है। फिर श्वेता दौड़कर दरवाज़ा खोल वरुण को अंदर ले आती है, जहाँ साथ में पुलिस और वकील होते हैं। वरुण को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और रेशमा जी पूछती है, बेटा तू ठीक तो है ना? वरुण बोला, हाँ माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप सबको ठीक करने आया हूँ। बहुत हो गया आप लोगों का अत्याचार, आप लोगों के सारे कारनामे इस कैमरे में रिकॉर्ड हैं। श्वेता ने तो जानबूझकर यह नाटक रचा ताकि आप सबकी हकीकत बाहर आ जाए और मेरा इलाज भी अच्छी जगह हो जाए। आप लोग तो जानबूझकर मुझे बीमार बताकर बिना मेरा इलाज करवाए मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे थे, पर श्वेता ने आपके मंसूबों को नाकाम कर दिया और मेरा इलाज करवाया और आपका मिशन भी पूरा किया, जिसकी आपको कानों कान खबर नहीं थी। और मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे अपनी सारी प्रॉपर्टी भी श्वेता के नाम कर दी है, क्योंकि जेल में आपको ऐशो आराम कहाँ मिलेगा। रेशमा जी बोली, बेटा यह क्या कह रहा है? वह 2 दिन की आई लड़की के लिए अपनी माँ को जेल भेजेगा? वरुण बोला, माँ, यह 2 दिन की लड़की ने तो सब जानते हुए मेरे साथ अपने रिश्ते की वफादारी निभाई, जबकि आप और पूजा मेरी लाचारी का फ़ायदा उठाते रहे और सिर्फ पापा की जायदाद की वजह से मेरा ख्याल रखते रहे। और सौरभ के तो क्या ही कहने, माँ जैसी भाभी को अपने साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता बनाने को मजबूर करता रहा। अब ऐसे परिवार को जेल में नहीं तो और कहाँ होना चाहिए। अब सबकी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि आज वरुण ने सबको सच का आईना दिखा दिया था। श्वेता भी अब खुश थी, क्योंकि वर्षों बाद उसे भी खुशी और प्यार मिला था। श्वेता बोली, मैं आप लोगों के सामने जानबूझकर
इस भेष में आई ताकि आप लोगों का असली रूप बाहर आ सके और आप लोग भी अपने लालच में अंधे होकर इतना भी नहीं समझ पाए कि अगर वरुण की मौत हो जाती तो उसका अंतिम संस्कार तो जरूर होता। खैर, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। इतने में श्वेता ख्यालों से बाहर आई और बोली, सासू माँ, कैसा लगा मेरा झटका आप लोगों को? मैं अपने मायके से ही पुलिस में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तुम लोगों को इस बात की कानों कान खबर नहीं लगने दी, वरना अगर बता देती तो तुम लोगों को यह झटका कैसे देती। श्वेता की बात सुनकर रेशमा जी सर पकड़कर बैठ गईं तो श्वेता गुस्से में बोली, ले चलिए इन सबको जेल में, सबकी अच्छी खातिरदारी करूँगी। क्यों सासू माँ, बहुत शौक था ना आपको खातिरदारी करवाने का। पुलिस रेशमा जी, पूजा और उसके देवर सौरभ को पकड़ कर ले गई। जब पुलिस उन्हें ले जा रहे थे तो तीनों श्वेता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन श्वेता ने उन्हें माफ़ नहीं किया। अब वह जेल की हवा खा रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।